अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जो स्टोरी राइटर्स होते हैं ना, ये अपनी स्टोरीज़ में बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे वाक़यात या ऐसी ऐसी बातें लिख जाते हैं ना, जो पूरी ज़िंदगी का जो है ना खुलासा होती हैं, पूरी ज़िंदगी का निचोड़ होती हैं। ऐसे ही एक राइटर हैं स्कोप ने अपनी एक स्टोरी लिखी, बिल्कुल छोटी सी है। तो स्टोरी मैंने पढ़ी, मुझे सोचा वो आपसे शेयर करनी चाहिए और यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी होगा। स्कोप ने जिस दौर की ये स्टोरी लिखी है ना, इसे एज ऑफ शिवल्री या एज ऑफ ब्रेवरी माना जाता था। शुजात का दौर, बहादुरी का दौर। हर दूसरा बंदा इसमें पहलवान होता था। उसने लिखी कि एक सड़क पर एक 2 तरफा बोर्ड आवेज़ा था, बोर्ड लगा हुआ था। क्या हुआ, सड़क पर एक पहलवान आया और उसने कहा कि कितना अच्छा लग रहा है ये ब्लू कलर का बोर्ड, नीले रंग का बोर्ड कितना अच्छा लग रहा है। इतनी देर में दूसरी तरफ से भी एक पहलवान आया और उसने भी उस बोर्ड को देखा और कहा ये बोर्ड कितना अच्छा लग रहा है और धूप में इसका लाल रंग, ये रेड कलर कितना शाइन कर रहा है। जब इधर वाले पहलवान ने सुना तो उसने कहा कि बोर्ड जो है ये ब्लू कलर का है। इधर वाले पहलवान ने जो है सड़क की दूसरी जानब खड़ा था, उसने कहा बोर्ड ब्लू कलर का नहीं है बल्कि ये रेड कलर का है। स्टोरी आगे जो भी हुआ उनमें तो बाकायदा झगड़ा होने लगा ना, वो बाद की बात है। हमारा पॉइंट इसी में से निकल आया कि अब होता क्या है, बोर्ड जो है वो दोनों तरफ से अलग अलग कलर का पेंट हुआ होता है। एक साइड ब्लू कलर की होती है, दूसरी साइड रेड कलर की होती है। यानी जो पहलवान इस साइड पे खड़ा है वो भी ठीक है, जो इस साइड पे खड़ा है वो भी ठीक है, दोनों ठीक हैं। दोनों में झगड़ा किस बात का है, अपना पॉइंट दूसरे पर क्लियर नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ जाते, दूसरी जानब बोर्ड को देख लेते या इतना सोच लेते कि वो रेड कलर क्यों कह रहा है या वो कहता है ये ब्लू क्यों कह रहा है बोर्ड को, जबकि सामने कलर नज़र आ रहा है, तो उनमें झगड़ा ना होता। इसे कहा जाता है, ये एक टर्म है कम्युनिकेशन गैप, मिसकम्युनिकेशन, जिसे आजकल के दौर में कम्युनिकेशन गैप या जनरेशन गैप कहा जाता है, जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। जनरेशन गैप एक्चुअली में कुछ बड़ा मसला नहीं है, ये एक टर्म है, बड़ी हैवी टर्म, जिसे किसी हद तक शौक से बोला जाता है। बच्चे कहते हैं हमारे पेरेंट्स से हमारी बनती नहीं है। बहुत सारे, हमारे 100 में से 90 घर ऐसे होंगे जिनमें औलाद में और बच्चों में जो है ना मसाइल चलते रहते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स से जो है वो हमारी सोच नहीं मिलती। पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे जो हैं राह रास्त से भटके हुए हैं। ऐसा नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं। दोनों का मसला जो बोर्ड ब्लू कलर का भी है और रेड का भी है, यही मसला। पेरेंट्स अपनी जगह ठीक है, औलाद अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनमें जो गैप है, फ़र्क है, वो नज़रियात का है, सोच का है। वो अपनी जो है सोच पर कायम है, बच्चे अपनी सोच पर कायम हैं। पेरेंट्स जो हैं वो अपने तजुर्बात की जो है वो बात करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, पूरी ज़िंदगी गुजार कर आए हैं, उन्होंने ज़िंदगी की तलखियाँ, अप डाउन सब कुछ देखा है। वो अपने तजुर्बात की बुनियाद पर बच्चों को समझाते हैं और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल दौरे हाजिर के हैं, अपडेट स्टडीज़ और अपडेट एक्सपीरियंस की बेस पर बात कर रहे होते हैं, तो वो भी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन अपनी अपनी बात लॉजिकली एक दूसरे तक कन्वे नहीं कर पाते, जिससे उनके दरमियान एक गैप बनना शुरू हो जाता है। जनरेशन गैप कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हमारे घरों में अब ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। उसकी कुछ वजूहात हैं। अब इसको अगर देखा जाए ना, जनरेशन गैप इज़ यू कैन से दैट इट इज़ सर्टन साइकोलॉजिकल एंड सोशल गैप, emotional gap, cultural gap between parents and children. It is a difference of values, and attitude between one generation to another, between young people and with their parents. You can say that generation gap is basically communication gap. तो इसको कवर किया जा सकता है। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिन पर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि इसको हम आसानी से कवर कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा हल तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने एक छोटे से फरमान में बता दिया। मौला फरमाते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत उनके माहौल के मुताबिक करो। तो अगर आप इस फरमान को देखें और अपने घर वालों के बड़ों के एटीट्यूड को देखें तो आप देखें वो इस नए माहौल को तस्लीम ही नहीं करते। तो नए माहौल के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे जब वो इस नए माहौल को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। बच्चों को वैल्यू नहीं दी जाती, उनकी बढ़ती हुई एज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उनकी अगर वो कोई अच्छा मशवरा भी घर में दे दें तो बाज़ औक़ात सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि मशवरा देने वाला
छोटा है, उनको काबिल भरोसा नहीं समझा जाता, जिससे उनके अंदर एक बगावत सा जज्बा जो है ना वो पैदा होने लगता है और जिससे वो अपने पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो 4 से 5 साल की एज में है, उसको स्कूल दाखिल करवाना है। अब होगा क्या, उसकी जो मदर हैं वो अपने रिलेटिव्स में मशवरा करना शुरू कर देंगी, फादर अपने रिलेटिव्स की साइड से मशवरा लेना शुरू कर देगा और उसको स्कूल में दाखिल करवा देंगे। 4-5 साल की एज का बच्चा घर में खेल कूद रहा है, उसे नहीं पता उसे डिस्कस किया जा रहा है, उसे नहीं पता उसके बारे में फैसला किया जा रहा है। लेकिन वही बच्चा जब 8 क्लास या मैट्रिक की एज में आता है तो वो अपना वजूद, अपनी एग्जिस्टेंस को फील करता है घर में। तब अगर उसके बारे में डिसीजन कोई और ले तो डेफिनेटली वो उसको फील करेगा, लेकिन पेरेंट्स उसके इस आने वाली चेंज को नोट नहीं करते और क्या करते हैं, सेम टू सेम वही एटीट्यूड जब वो 4 साल का था कर रहे थे, अब वो 15-16 साल की एज में है तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, मैट्रिक के बाद उसको किस स्कूल में दाखिल करवाना है, कोई जो है वो चाचू मामू ये कह देगा इसको अब आगे ना पढ़ाओ, इसको मदरसे में डाल दो। पेरेंट्स उसके सर हो जाएंगे, तुमने मदरसे में पढ़ना है। अब वो क्या चाहता है, इट डजंट मैटर। कोई कह देगा कोई ज़रूरत नहीं आगे पढ़ाने की, इसको काम काज पे लगाओ, और उसको कह दिया जाएगा कि चलो जी कल जी अब्बा जी की दुकान पे बैठो, अब्बा जी की दुकान संभालो। अब बच्चा क्या चाह रहा है, उसके फ्रेंड्स कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो नहीं बैठना चाहता अपने बाप की दुकान, वो नहीं मदरसे जाना चाहता, वो सब्जेक्ट नहीं लेना चाहता जिसका प्रेशर उस पर डाला जा रहा है। अपनी साख बहाल रखने के लिए यहाँ तक कह दिया जाता है फलां का बेटा डॉक्टर है, इसको डॉक्टर ही बनाओ। फलां का बेटा, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ उनको इस तरह से कंपेयर मत करें। आपका बच्चा जो है ना वो आपके लिए स्पेशल है। इस तरह की हरकतों से वो आपसे दूर हो जाएगा, इस तरह की सोच से बच्चा पेरेंट्स से दूर हो जाता है। तो फिर एक एज की हद तक जब बच्चे को नहीं पता कि मुझे डिस्कस है, वो इस सबको बियर करेगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर एक बच्चा नहीं पूरी औलाद, जितने भी बच्चे हैं पेरेंट्स, क्योंकि माइंड में ये बात बैठ जाती है कि हमारे घरों के फैसले या हमारी ज़िंदगी का फैसला दूसरे लोग करते हैं, तो ये चीज़ उन्हें उनके पेरेंट्स से दूर कर देती है। ये गैप, देयर इज़ अ मेन फैक्टर, रिलेटिव्स इज़ अ मेन फैक्टर। ये जो रिलेटिव्स है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों के और पेरेंट्स के दरमियान जो है। मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी किताब तलाश में लिखा है कि पेरेंट्स कभी भी अपनी औलाद को मसावात का हक़ देने के लिए तैयार ही नहीं होते। बाप चाहता है कि बच्चा मेरे असूलों पर चले, मुझ जैसा बन जाए। वह कैसे आप जैसा बन जाए? जो जिस एज में बच्चा है, जब आप उस एज में थे तो ये कम से कम 30-40 साल पहले की बात होगी, 20-25 साल पहले की तो लाजमी बात होगी। तो 20-25 साल में क्या कोई चेंज नहीं आया? कैसे वो आप जैसा? बाप ये चाहता है बच्चा मुझ जैसा बन जाए, मेरे असूलों पर चले। वो ये नहीं चाहता कि बच्चा दौरे हाजिर के असूलों के मुताबिक चले, वो दौरे हाजिर के काबिल बने, वो हैंडल चीज़ों को उस तरह से हैंडल करे जिस तरह से हैंडल करने की आज के वक्त की ज़रूरत है। 20 साल पहले चीज़ों को हैंडल करने के तरीके और थे, आज की और हैं। वालिदैन अपने बच्चों के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार होंगे, लेकिन अपने ख्यालात की कुर्बानी देने को बिल्कुल तैयार नहीं होते, नज़रियात की कुर्बानी बिल्कुल नहीं देते। हालांकि असल में ज़रूरत इसी की होती है। पेरेंट्स को अपने थॉट्स चेंज करने होते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ टाइम, और अपने बच्चों को समझना होता है। अशफाक अहमद कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे, आपकी जो नई नस्ल है, औलाद है, वो गलत नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप और भट्टी में पककर तैयार हुए हो, वो और भट्टी में पककर तैयार हुए हैं। जब भट्टी मुख्तलिफ है, जब हीट में डिफरेंस है, जब पकाई में जो है वो फ़र्क है, तो फिर जो चीज़ पककर तैयार होगी डेफिनेटली उसमें डिफरेंस तो होगा, फिर वो एक जैसी तो नहीं हो सकती। और चीज़ का मुख्तलिफ होना और चीज़ है, चीज़ का गलत होना और चीज़ है। पेरेंट्स आसानी से रिलेटिव्स की खातिर अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं और अपने बच्चों से हमेशा के लिए दूर होते हैं। ख़ास तौर पर आप देखिए जब किसी का बेटे या बेटी का रिश्ता तय करना हो, आप गौर कीजिए पूरे ख़ानदान में एक भूचाल आया हुआ होता है। पूरे ख़ानदान में यही, हर घर में यही मौजू जो है वो चल रहा होता है कि क्या करना चाहिए। मामू कह रहा है यूँ कर, खाला कह रही है यूँ कर लें, नहीं बड़ी फुप्पो कह रही है यूँ कर लें, छोटी कह रही है यूँ कर। समझ नहीं आती कि एक बच्चे का रिश्ता तय करना है या कहीं किसी बॉर्डर पर जाकर जंग करनी है। ऐसा क्यों होता है? होना तो ये चाहिए कि पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, हमारे बेटा या बेटी क्या चाहते हैं, और औलाद के लिए इम्पोर्टेंट हो कि हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं। बाकी क्या चाहते हैं ये बात की बात है। ये जो हमारे रिलेटिव्स हैं ना, हमारे जो चाचू मामू खाला, सब इंतहाई काबिल इज़्ज़त हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है। इनकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें, बिल्कुल ये वाजिब है। लेकिन इनकी एक लिमिट है, दखल अंदाजी की इजाज़त मत दें। घर के फैसले जो है वो पेरेंट्स और बच्चे, अपनी फैमिली जो बायोलॉजिकल रिलेशन है वो खुद बैठ कर देखें। इससे
बहुत ज़्यादा जो गैप है वो कम होगा। इससे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक फ्रेंडशिप जैसा इन्वायरमेंट कायम होगा, एक फ्रेंडशिप जैसा रिलेशन कायम होगा, और वो बजाय दूर होने के आपस में करीब होंगे, तो कोई जनरेशन गैप या कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। एक चीज़ और आप ये देखिएगा कि पेरेंट्स में से फादर अपने बच्चों से ज़्यादा दूर होता है माँ की निस्बत, माँ बच्चों के बहुत करीब होती है, इसलिए कि फादर के बारे में ना बच्चों के नज़रियात ही चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, शाम को इधर से अब्बा जी घर में दाखिल हो गए, बच्चे सहम के छुप जाएंगे, चुप करके बैठ जाएंगे, सारे घर में सन्नाटा छा जाएगा। अब्बा जी दाखिल हुए हैं, कोई जेलर नहीं आ गए हैं घर में। क्या वो अपने बच्चों की हंसती हुई आवाज़ नहीं सुनना चाहते? वो बच्चों की हंसी नहीं सुनना चाहते, उनको खेलते हुए नहीं देखना चाहते? लेकिन बच्चों को सिखाया ये जाता है, पढ़ाया भी जाता है, तुम्हारे अब्बा जी आ गए अब ये ना करना, तुम्हारे अब्बा जी आ गए अब ये ना करना। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि अक्सर ये जुमला सुनने में आता है कि तुमने झूठ बोला था ना, तुम्हारे अब्बा जी को बताऊंगी। माँ बच्चों से कह रही है झूठ बोलते हो ना, तुम्हारे अब्बा को बताऊंगी। तो उनके माइंड में ये बात बिठा दी जाती है कि झूठ बोलना बुरा नहीं है, बस अब्बा जी को पता ना चले, ये चीज़। तो ये अब्बा जी से जो है ना बच्चों का, हालांकि बाप को होना ये चाहिए, बच्चों को तो शाम का इंतज़ार होना चाहिए, कब बाबा घर आएंगे, कब हम उनके साथ खेलेंगे, कब हम उनके साथ घूमने जाएंगे। बाबा के घर आने पर जो बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा क्यों होता है कि बाबा के घर आने पर जो है वो बच्चे सहम कर बैठ जाते हैं? ये चीज़ें गैप पैदा करती हैं पेरेंट्स में और बच्चों में, आप ज़रा गौर कीजिए। और इसके बाद फिर देखिए, अगर पेरेंट्स बच्चों को कोई राय देते हैं तो औलाद को चाहिए उसको एक्सेप्ट करे। पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस, ज़िंदगी के तजर्बात की रोशनी में हम बच्चों को ये राय देते हैं। अगर वो राय, वो मशवरा, वो फैसला बच्चों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर इसका ये तरीका नहीं है कि वो उसको जो है वो पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाएं या ये समझें कि हमें डिवैल्यू किया जा रहा है। उसको लॉजिकली रिजेक्ट करें, पेरेंट्स को लॉजिक दें, रिप्लेसमेंट दें, समझाएं, बात क्लियर करके फिर। और इसी तरह से अगर बच्चे कोई राय देते हैं, कोई मशवरा देते हैं कि बाबा या मामा हम यूँ ना कर लें, हम ऐसे ना कर लें, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, दो टोक अल्फाज में उनकी राय को रद्द कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं फौरी तौर पर। काइंडली ऐसा मत कीजिए, आपके अपने बच्चे हैं, आप इन्हें अपने आप से जोड़ कर रखें, अपने करीब रखें। अगर उनकी कोई बात नहीं अच्छी लग रही तो उनको लॉजिक पेश करें, उनको बताएं इसके नुकसानात ये होंगे, ये जो आप कह रहे हो इसका असर यहाँ तक जाएगा, इसका असर ये होगा। लॉजिकली बात को रिजेक्ट करें, या तो एक्सेप्ट कर ले या फिर इस तरह से रिजेक्ट करें कि बच्चा उसको अपनी इंसल्ट या डिवैल्यू होना फील ना करे। और इसी तरह पेरेंट्स की बात को बच्चे या तो एक्सेप्ट करें, जो कि पहला फ़र्ज़ है, क्योंकि पेरेंट्स हर हाल में अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं, तो या तो एक्सेप्ट करें, और अगर नहीं किसी सूरत कर सकते तो फिर उसकी रीज़न दें, स्ट्रॉन्ग रीज़न देकर उसको रिजेक्ट करें। मेरा ख्याल है कि अगर पेरेंट्स और बच्चे थोड़ा थोड़ा अपना रवैया दोनों ही बदलें, थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, तो हमारे 95% घरों में जो आपस में जनरेशन गैप जिसे हम कहते हैं, बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान जो नहीं बनती आपस में, ये मसला ख़त्म हो सकता है। और बाकी जो है वो इंशाअल्लाह ताला हर मामले में मदद तो अल्लाह की ज़रूरी होती है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हम सब की मदद फरमाए, आमीन। थैंक यू।